हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर समग्र मांग एवं इसके घटक। सो बेसिकली आप लोगों के एग्जाम में 12 मार्क्स कवर अप कर रहा है। जिस तरीके से नेशनल इनकम 12 मार्क्स को कवर अप कर रहा था, ठीक उसी तरह आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स को कवर अप कर रहा है। सो बेसिकली चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी इजी है। सो जिस तरीके से हमने नेशनल इनकम को कंप्लीट किया था सारा टॉपिक वाइज, ठीक उसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 को भी फिनिश करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि समग्र मांग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड। सो अगर हम समग्र मांग की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब होगा क्या, लाइक हमारी कंट्री इंडिया है तो उसके अंदर जितने भी लोगों द्वारा डिमांड की जाएगी, ध्यान से सुनना है कि लाइक हमारी कंट्री इंडिया है और हमारी इंडिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी मांग की जाएगी एक फिजिकल ईयर में। फिजिकल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, इस टाइम पीरियड के बीच में जितनी भी मांग की जाएगी, डिमांड की जाएगी, वो क्या कहलाएगी, समग्र मांग। लाइक पूरी कंट्री इंडिया में जितनी भी मांग की जाएगी, होल मांग को, होल डिमांड को, उन मांगों को हम क्या बोलेंगे, समग्र मांग, जो एक फिजिकल ईयर में डिमांड की जाएगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि समग्र मांग का मतलब होता क्या है, इसका कंपोनेंट क्या होता है। समग्र मांग का कंपोनेंट होता है एडी, मीन्स के समग्र मांग को हम एडी से भी डिनोट करते हैं। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो अब हम यहाँ समझेंगे कि समग्र मांग के घटक कौन कौन से, इसके कौन कौन से एग्रीगेट है, मीन्स की एडी जो है वो किन किन टर्म्स को मिला करके बना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो एडी किन किन से मिलकर के बना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है एडी समग्र मांग। समग्र मांग किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, लाइक सी। ये सी क्या है, पारिवारिक उपभोग व्यय। अब आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है। अब ये पारिवारिक उपभोग व्यय क्या होता है, लाइक जब आप लोग खुद के लिए मांग करते हो, चीज़ों का कंजप्शन आप अपने लिए खरीदते हो। बेसिकली आप इसके अंदर यहाँ क्या कर रहे हो, मांग कर रहे हो। किसके लिए मांग कर रहे हो, अपने लिए मांग कर रहे हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, सी फॉर कंजप्शन, हिंदी में पारिवारिक उपभोग व्यय। तो जब हम किसी भी वस्तु के कंजप्शन पर खर्च करेंगे, हमें किसी वस्तु का उपभोग करना है, हमें चाहिए, तो हम उस पर खर्च करेंगे। जब हम उसके खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है, सी, पारिवारिक उपभोग व्यय। एंड सेकंड वाला क्या है, आई कंपोनेंट क्या है, आई, निजी निवेश व्यय। अभी निजी निवेश व्यय क्या होता है, जिस तरीके से लाइक आपके और हमारे खर्चे आ गए, पारिवारिक उपभोग व्यय। इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स कि अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, किसी भी चीज़ में लाइक वो इन्वेस्टमेंट कर देगी, या वो कंपनी हो, वो बिजनेस हो, वो फर्म हो। सो बेसिकली जब उसने इन्वेस्टमेंट करा, उसने निवेश करा, तो उसने खर्चा किया। और खर्चा क्या है, खर्चे को हम कहते हैं डिमांड। किसी भी वस्तु को हम खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, निजी निवेश व्यय। इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हुआ, खर्चा क्या है, डिमांड। अब इस जी के अंदर 2 टर्म शामिल है, पहला गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट का कंजप्शन। अब जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, लाइक जो भी गवर्नमेंट निवेश करेगी उस पर खर्चा करेगी, और खर्चा करने का क्या मतलब है कि वो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही एडी के कंपोनेंट है, समग्र मांग के। एंड देन नेक्स्ट वाला क्या है, गवर्नमेंट कंजप्शन। अब लाइक गवर्नमेंट के खुद के भी खर्चे होते हैं, तो अब सरकार जो कंजप्शन करेगी, जो खर्चा करेगी, वो क्या है, डिमांड। और डिमांड को हम किस में इंक्लूड करेंगे, समग्र मांग में। तो समग्र मांग के कौन कौन से कंपोनेंट है, पारिवारिक उपभोग व्यय। जब हम
हाउस होल्ड सेक्टर पे खर्चा करते हैं, मीन्स कि अपने लिए खर्चा करते हैं। एंड सेकंड वाला क्या है, निजी निवेश व्यय। जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करने पर खर्चा है और खर्चा करने पर डिमांड है। डिमांड किसका पार्ट होगा, एडी का पार्ट होगा। अगेन नेक्स्ट वाला कंपोनेंट क्या है, जी, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, लाइक वो खर्चा कर रही है, जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, पुल बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, अस्पताल, हॉस्पिटल, पार्क, तो इन सब के ऊपर सरकार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन सब इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होगा। और खर्चा क्या है, इन्वेस्टमेंट। खर्चा क्या है, डिमांड, जिसमें हम इसको एडी के कंपोनेंट में इंक्लूड करेंगे। और लास्ट वाला क्या है, गवर्नमेंट का कंजप्शन, जो भी सरकार के अपने खुद के खर्चे होते हैं, सो उसमें भी सरकार खर्चा करेगी। खर्चा किसका पार्ट है, डिमांड का पार्ट है। एंड देन जब सरकार खर्चा करेगी तो डिमांड, एंड डिमांड के अंदर एडी के समग्र मांग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब आप लोग ये बात बहुत अच्छे से लर्न कर लो ताकि आप लोग इस एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओ। एडी के कंपोनेंट कौन कौन से, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश व्यय, जी फॉर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का कंजप्शन। सो इन दोनों पार्ट को इसी में इंक्लूड किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पर इसके भी दो पार्ट होंगे, प्राइवेट का कंजप्शन और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेगी प्राइवेट सेक्टर तो खर्चा होगा, और खर्चा डिमांड का पार्ट है। अगर प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन करेगी, उपभोग करेगी, अपने लिए बेसिकली यूज़ करेगी, तो वो कंजप्शन खर्चे का पार्ट है। खर्चा कर रही है तो मतलब डिमांड। सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एडी के कौन कौन से कंपोनेंट है, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर निजी उपभोग व्यय, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट का कंजप्शन, जी फॉर गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट का कंजप्शन है। एंड देन इसमें लास्ट वाला कंपोनेंट है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्योंकि अगर मैं बाहर को अगर मैं वस्तुओं को बाहर से विदेशों से खरीदूंगी तो वो माइनस में लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस की टर्म को शामिल किया गया। अगर मैं बाहर से विदेशों से सामान खरीद रही हूँ तो बेसिकली उस टर्म को हम माइनस में लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, निर्यात माइनस आयात। सो अब हम यहाँ समझते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन को, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। अभी स्वायत्त उपभोग क्या होता है कि सी का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव रहता है। यस, आप लोग जो भी कंजप्शन कर रहे हो उसका स्तर सदैव रहेगा, भले ही आप लोगों की आय शून्य ही क्यों ना हो। सो बेसिकली आप लोगों का खर्चा होगा ही होगा, भले ही आप लोगों की इनकम ज़्यादा हो, कम हो या वो शून्य हो। कंजप्शन आप लोगों का एक्सपेंडिचर जो है, वो खर्चा जो है वो रहता ही रहता है, भले ही इनकम शून्य ही क्यों ना हो। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला है कि वाई में वृद्धि के कारण सी में वृद्धि होती है। वाई का यहाँ क्या मतलब है, इनकम। सी का यहाँ क्या मतलब है, कंजप्शन। वाई फॉर आय है यहाँ पर और सी फॉर उपभोग है यहाँ। तो उसने बोला है कि जितनी ज़्यादा हमारे इनकम में वृद्धि होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे कंजप्शन में, हमारे उपभोग में वृद्धि होगी। हम अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी आय में वृद्धि होती रहेगी उतनी ही ज़्यादा हम अपने उपभोग को बढ़ा देंगे, उतनी ज़्यादा हम लोग डिमांड करेंगे। सो वाई और सी में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, जिसे हम प्रत्यक्ष संबंध भी कहते हैं। सो बेसिकली इसका सेकंड पॉइंट ये हुआ कि उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित। अगर वाई बढ़ेगा तो सी भी, और अगर वाई कम होगा, आय कम होगी तो सी भी कम होगा। तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष रूप से रिलेशन है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिकली डायग्राम में, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता है विद थ्योरी और विद डायग्राम। तो आप लोगों को 2 मार्क्स की इसमें थ्योरी लिखनी होती है और 1 मार्क्स का आप लोगों का डायग्राम इंक्लूड किया जाता है। सो अगर हमें यहाँ पर अब रिप्रेजेंट करना है स्वायत्त उपभोग को रेखा चित्र के माध्यम में, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें यहाँ पर लेना होगा इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्थिर रहेगा। तो इस स्थिरता को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ली है। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, आई, कि ये इन्वेस्टमेंट है। देन इस लाइन को हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये नेमिंग करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, इसको लाइटली ना लें क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों के मार्क्स कट कर सकता है।
एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आय का स्तर। आय के स्तर को हम वाई से डोनेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वाई लिख लिया, बट आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। सो बेसिकली स्वायत्त उपभोग का डायग्राम है कि वाई जो है वो आई के यहाँ पर पैरेलल है, जो आई है वो वाई के यहाँ पर पैरेलल है कि आप लोगों की आय कितनी भी हो, अगर आप लोगों की इनकम शून्य है तो तब भी आप लोगों का कंजप्शन होगा, कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो। अब कंजप्शन को मैं यहाँ से नहीं लूँगी, क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि अभी हमने स्टडी करा कि कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, भले ही आप लोगों की इनकम ही ज़ीरो क्यों ना हो। सो आई को हम ऊपर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से यहाँ पर वाई को, तो इस वाई लाइन को मैंने लिख लिया यहाँ पर सी, डैट इज़ कंजप्शन, कि कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम स्वायत्त उपभोग का डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर और सी का डायग्राम हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सी कभी भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं रहता, भले ही आप लोगों की आय ज़ीरो ही क्यों ना हो। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्वायत्त उपभोग को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कंजप्शन के डायग्राम को मीन्स कि हम सी को किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो समझते हैं अब इसका नेक्स्ट वाला। सो आप लोगों के सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी को कवर अप करना है, मीन्स कि AD इज इक्वल्स टू C+I। सो इतनी चीज़ को हमें, इतने पॉइंट को यहाँ पर हमें कवर अप करना है। AD इज इक्वल्स टू C+I टू इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। AD का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, AD इज इक्वल्स टू C+I। सो हम इसका स्केड्यूल समझते हैं कि किस तरीके से AD के अंदर और C+I के अंदर संबंध को यहाँ पर शो किया गया है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया y क्या है, इनकम, C क्या है, कंजप्शन, I क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, निवेश, और AD का फॉर्मूला क्या है, AD इज इक्वल्स टू है यहाँ पर C+I। तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकम को ले लिया कि पहले मेरी इनकम अगर ज़ीरो है तो उपभोग तब भी रहेगा, क्योंकि ये रूल है कि इनकम चाहे कम हो या ज़्यादा हो या शून्य हो, कंजप्शन का पार्ट तब भी रहता है। सो यहाँ पर इनकम 0 से हो गई 20, 20 से बढ़कर के हो गई 40, 40 से बढ़कर 60 हो गई, और 60 से बढ़कर यहाँ पर 80 हो गई। और जैसे ही मेरी इनकम यहाँ पर बढ़ी तो मेरे कंजप्शन में भी वृद्धि देखने को मिली। अभी हमने रूल में पढ़ा था कि Y और C के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर Y बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। सो यहाँ कंजप्शन लाइक 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया, 30 से 35 हो गया, और 35 से यहाँ 40 हो गया। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसे 5 की रेट से इंक्रीज़ करोगे, आप लोग चाहो तो यहाँ पे 10, लाइक 6, 7 की रेट से भी इसमें चेंजिंग कर सकते हो, लाइक 20 के बाद 22, 20 के बाद 25, आप 2 करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हमें निवेश को स्थिर लेना है, कॉन्सेंट रखना है, तो उसको मैंने यहाँ पर 10 मान लिया है कि आई जो है, जो निवेश इन्वेस्टमेंट है वो 10 है। अब यहाँ AD का फॉर्मूला क्या है, C+I। तो यहाँ से AD फाइंड आउट हो जाएगा CI के ज़रिए। 2 कितना है, C कितना है यहाँ पर 20, I कितना है यहाँ पर 10, 20 + 10 इज़ 30, अगेन 25 + 10 इज़ 35, again 30 + 10 is 40, and 35 + 10 is 45, and 40 + 10 is 50। सो यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया Y + C+I इज इक्वल्स टू होता है AD इज इक्वल्स टू C+I। सो आप लोगों को भी एग्ज़ाम में इस तरीके से यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है तालिका, जिसे हम तालिका भी कहते हैं। सो आप लोग ये तालिका बना के बाद इसके नीचे थ्योरी भी लिखनी होगी। यही जो सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ समझी, अब उसके आप लोगों को एक थ्योरिकल लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि अगर यहाँ पर इनकम ज़ीरो होगी, शून्य होगी, तो तब भी यहाँ पर कंजप्शन का स्तर रहेगा, भले ही आप लोगों की इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। एंड देन आप लिखोगे फिर उसके बाद कि इन्वेस्टमेंट को, निवेश को यहाँ पर स्थिर रखा गया है, और AD का आप लोग फॉर्मूला दिखाओगे कि C+I को जोड़ने पर हमें AD मिला है। और आप लोग यहाँ पे ये भी लिखोगे कि Y और C में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जितना Y बढ़ेगा, जितनी इनकम बढ़ेगी, उतना ही हमारे कंजप्शन, उतने ही हमारे उपभोग, हमारी डिमांड बढ़ेगी। सो अब हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि AD का डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, I का डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं, और C का डायग्राम।
सो ऑलरेडी हम लोग आई का डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, बट ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को लाइटली नहीं लेने हैं, इग्नोर नहीं करने हैं कि इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन, और इसके अलावा हम इसे डोनेट करते हैं वाई, दैट इज़ आई का स्तर। सो यहाँ पर यह बन गया है आई का डायग्राम कि यहाँ पर जो आई है वो स्थिर रहता है। सो यहाँ से जो आई का डायग्राम था कि वो स्थिर रहता है, वो होता है कंप्लीट। अब हम सीखते हैं इसका सी वाला, और सी का रूल क्या आता है कि सी कभी भी ज़ीरो नहीं रहता है, कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा। अगेन यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, और यहाँ पर आ गया वाई का स्तर, और यहाँ पर आ गया कंजप्शन उपभोग। तो उपभोग को मीन्स कि मैं सी को अब ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करूँगी क्योंकि जी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, तो मैं इसे हमेशा ऊपर से स्टार्ट करूँगी। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, सी कंजप्शन। तो यहाँ से हमारा होता है कंजप्शन का डायग्राम कंप्लीट। अब हम यहाँ से समझते हैं एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। तो यहाँ पे एडी के फॉर्मूले के लिए अगेन हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को लाइटली नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। अगेन इसको हम बोलते हैं आई का स्तर, जिससे मैंने वाई लिखा है, बट आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को कंप्लीट लिखना है डायग्राम में। सो एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो सी कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा, उपभोग कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, तो इसे मैंने ऊपर से ले लिया एंड इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी कि ये कंजप्शन है जो कि कभी ज़ीरो नहीं होगा। और आई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो यहाँ से मैंने आई बना लिया और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आई निवेश। और एडी हमेशा आगे रहता है किससे, कंजप्शन से, सी से, तो मैंने इस लाइन को यहाँ नाम दे दिया कि ये लाइन एडी है, दैट इज़ एडी। तो सी को हम ज़ीरो नहीं लेते, तो इसे मैंने इसलिए ऊपर बनाए हैं। आई को हम स्थिर रखते हैं, तो उसको मैंने एक स्थिर लाइन में दिखाया है कि आई जो है वो वाई के पैरेलल है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। एंड देन अगेन यहाँ पर एडी हमेशा ऊपर रहता है सी से, तो यहाँ पे मैंने एडी बना दिया। तो यहाँ से डायग्राम होता है कंप्लीट कि एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई किस तरीके से डायग्रामेटिकली ड्रॉ होता है। सो ये आप लोगों के एग्जाम में 3 मार्क्स को कवर अप करेगा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ये वाली तालिका बनानी है, इस तालिका को सॉल्व करना है, उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि वाई कभी भी वाई ज़ीरो हो लेकिन सी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने स्थिर रखा है और एडी का फॉर्मूला लिखना है, और इसके अलावा इसके प्रत्यक्ष रूप से भी बताना है कि वाई में वृद्धि होगी तो सी में भी वृद्धि होगी। देन लास्ट में उसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने हैं कि आई का डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट होगा एंड देन सी का इस तरह रिप्रेजेंट होगा, और एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई दोनों का साथ मिला के इस तरह रिप्रेजेंट होगा। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बचत फलन को, सेविंग फंक्शन को। तो उसके यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंजप्शन और दूसरा सेविंग। अब ये कंजप्शन उपभोग क्या होता है, बेसिकली ये इनकम का वो खर्चा होता है जिसे हमने खर्च कर दिया है, वो क्या कहलाता है, कंजप्शन। और सेविंग क्या होगा, ये हमारी इनकम का वो हिस्सा होता है जिसे हमने खर्च नहीं किया है। सो कंजप्शन क्या होता है, इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया है, और सेविंग क्या होगा, इनकम का वो हिस्सा जो हमने खर्च नहीं करा है, जिसे हमने बचा लिया है, दैट इज सी प्लस एस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो सेविंग के यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, पहला सी और दूसरा है यहाँ पर एस। एंड दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ए एस इज इक्वल्स टू वाई भी होता है। ए एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई, और ए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई, और ए एस क्या होता है, सी प्लस आई। इसके अलावा ए एस इक्वल होता है आई के, ए एस इक्वल होता है वाई के, इनकम के। सो अब हमें यहाँ पर सेविंग्स 3 पॉइंट में देखने को मिलेगी, जब हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव रहेगी, जब हमारी सेविंग पॉजिटिव रहेगी, एंड देन लास्ट में जब सेविंग यहाँ पे 0 रहेगी, शून्य रहेगी। लाइक अब यहाँ पे मेरी इनकम 100 है और कंजप्शन मेरा 150 है, मीन्स की इनकम तो मेरी 100 है और जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो 150 है, तो सेविंग कितनी हुई यहाँ पर 150। तो यहाँ पे सेविंग किस में आई, नेगेटिव में।
एंड यहाँ पर अगेन मेरी इनकम है लाइक 200 और मेरा कंजप्शन है 180, मीन्स कि जो मेरा खर्चा है वो 180 और अब की बार इनकम मेरी 200 है। तो यहाँ पे सेविंग कितने रुपए की हुई, 20 रुपीज़ की। बेसिकली 200 माइनस 180। तो यहाँ से सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी। तो ऐसे केस के अंदर जो सेविंग है वो पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर एक ऐसा केस भी रहेगा जब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही बराबर रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अब की बार इनकम दे रखी है 100, जितनी इनकम में उतना ही मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे सेविंग कितनी हुई, यहाँ पे सेविंग हुई 0। सो यहाँ पर सेविंग्स के 3 रूल्स देखने को मिलते हैं, जब सेविंग माइनस में रहती है, जब सेविंग शून्य रहती है, एंड देन लास्ट में आके सेविंग प्लस में जाती है। तो ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर सेविंग माइनस रहेगी। ये सेकंड है जिसमें सेविंग शून्य रहेगी, जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा होगा। एंड देन लास्ट वाला जिसमें सेविंग हमारी पॉजिटिव में रहेगी, मीन्स की बचत होगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि ए एस किसके इक्वल होता है, ए एस इक्वल होता है सी प्लस एस, सी प्लस एस के, ए डी इक्वल होता है सी प्लस आई के, और वाई इक्वल होता है सी प्लस एस के। अभी तक हमने यही फॉर्मूले कवर अप किए हैं। यहाँ सी का मतलब क्या है, उपभोग, एस का मतलब क्या है, यहाँ बचत, आई का मतलब क्या है, यहाँ पर निवेश, और वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर आय। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को इन्हीं कंपोनेंट्स को लेते हुए चैप्टर को फिनिश करना है। सो जिस तरह यहाँ पर LHS बराबर है RHS के, तो इसी बेस के ऊपर हम यहाँ बोलेंगे कि LHS ही बराबर होगा यहाँ पर LHS के, लाइक AS भी बराबर होगा यहाँ पर Y के। तो फोर्थ फॉर्मूला यहाँ से बनता है AS इज टू वाई। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो या कमेंट सेक्शन में डाल के आप लोग इसे लर्न कर लो। बट ये लिखना आप लोगों को है, क्योंकि आप जितना लिख के याद करोगे उतना ही अच्छा है। तो आप लोग ये फॉर्मूले रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर हम उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को जब तक के लिए पॉज कर लो, जब तक आप लोगों को फॉर्मूला लर्न ना हो जाए। सो अब हम यहाँ से सेविंग्स का डायग्राम समझते हैं कि किस तरीके से सेविंग पहले माइनस में रहती है, फिर प्लस में रहती है, एंड देन फिर ज़ीरो रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स लाइटली नहीं लेने हैं कि इस लाइन को हम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन होता है। एंड इस पॉइंट को हमने, इस लाइन को नाम दे दिया यहाँ पर आई कस था, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। एंड देन हमने इस लाइन को यहाँ नाम दे दिया सी प्लस एस इज इक्वल्स टू ए एस। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कि सी, जो सी होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इस लाइन को नाम हमने दे दिया कंजप्शन, उपभोग। ये डायग्राम आप लोगों को फ्री हैंड बनाना है। ये जितने भी डायग्राम है इकोनॉमिक्स में ये फ्री हैंड बनते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ से आ गई ए एस, जिसे हम इनकम कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया ए एस इज इक्वल्स टू वाई। तो 2 कंपोनेंट यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, डेट इज ए एस और यहाँ पर सी। अब लास्ट में हमें यहाँ पे लेना है सेविंग। सो यहाँ से मैंने इस लाइन को मार्क कर लिया है कि ये ए एस है, डेट इज वाई, जिसे हम वाई भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पे लेना है सेविंग्स। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया जहाँ पर ए सी और ये ए एस और सी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और इसी लाइन के ऊपर हम लोगों को एक फ्री हैंड पे हैंड लाइन ड्रॉ करनी है, जो यहाँ पर सेविंग्स की लाइन होगी। सो सबसे पहले सेविंग्स क्या है, यहाँ पर सेविंग्स है यहाँ पर 0, यहाँ क्या है सेविंग पॉजिटिव, एंड लास्ट में क्या है सेविंग्स नेगेटिव। सो जिस लाइन के ऊपर ए एस और सी कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पर y बराबर होता है c के, मीन्स की जितनी इनकम होती है उतना ही खर्चा होता है। इनकम 120 है तो लाइक खर्चा भी 120 है। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर y इज इक्वल्स टू c होता है। सो अगर आप लोगों को ये एग्ज़ाम में बचत फलन का फंक्शन बनाने को बोलता है तो सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखनी है, और आप लोगों को यहाँ पर एक तालिका को भी रिप्रेजेंट करना है कि ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है। सो यहाँ पर हम तालिका किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज़ वाई सी और एस इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा यहाँ पर सी प्लस एस। तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। इनकम में 100, 200 एंड 300, एंड कंजप्शन भी इंक्रीज होता रहा क्योंकि यहाँ पर इनकम बढ़ रही है। 70 से 140 और 140 से ये 200 हो गया। एस का फॉर्मूला होता है, एस कैसे फाइंड आउट होता है, वाई माइनस सी करके। 100 माइनस 70 तो यहाँ पर आएगा 30, 200 माइनस 140 तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर
60 and 300 minus 200 is 100 and then यहाँ पे लास्ट में ए एस फाइंड आउट हो जाएगा, डेट इज सी प्लस एस। तो सी और एस को जोड़ने पर ए एस फाइंड आउट हो जाएगा। 70 प्लस 30 इज 100, 140 एंड 60 इज 200 एंड 200 प्लस 100 इज 30। सो यहाँ से डायग्राम ये जो तालिका थी वो कंप्लीट होती है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब भी एग्जाम में वो सेविंग फंक्शन बनाने को बोलेगा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये तालिका रिप्रेजेंट करना एंड तालिका रिप्रेजेंट करने के बाद डायग्राम एंड डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद आप लोगों को इसके पॉइंट्स लिखने हैं। लाइक पॉइंट में आप यहाँ पे लिखोगे कि हमने वाई एक्सिस को लिया है, एक्स एक्सिस को लिया है और हमने यहाँ पर वाई से आई का स्तर लिया है और फॉर्मूले में हमारा सी प्लस एस इज इक्वल्स टू ए एस है। तो सबसे पहले सेविंग यहाँ पे रही है नेगेटिव में, फिर जीरो में, देन फिर प्लस में रही है। और जहाँ पर ए एस इज इक्वल्स टू वाई है मीन्स कि वाई इज इक्वल्स टू सी है, जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में एक्सप्लेन करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ये 3 मार्क्स के मार्क्स को एग्जाम में कवर अप करता है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। सो जब तक के लिए गुड बाय।